किसान नेता जी, किसान भरावो, ਮੈਨੂੰ लगता है कि बहुत दूर दूर तो किसान आए हैगे है और अज का जोड़ा सबजैक्ट है थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर ਮੈਨੂੰ लगता कि सब तो पहली गल तो यह है कि थोड़ी दाद देनी पेगी किसानों की कि तुसी इन्ने सालों तो जी एक मुहिम शुरू की है, वो मेरा मानना है कि देश वास्ते ही नहीं पर दुनिया वास्ते तुसी एक रास्ता दिखा रहे हो। और वो जो रास्ता है किस तरह दुनिया तुहानू देख रही है वो भी आप गल करांगे। पर पहले समझना बहुत जरूरी है कि तुहाडा योगदान जोड़ा है इतिहास में एक ऐसा मेरा दर्जा उन्होंने मिलेगा कि याद करनगी आने वाली जनरेशनस भी कि हिंदुस्तान के किसानों ने कितना जबरदस्त एक मुहिम चला के सारी दुनिया को एक रास्ता दिखाया हैगा कि किसान किस तरह खुशहाल हो सकता है। आप जानते ही हैं कि बड़े दिनों तो किसान भरावां की लड़ाई चल रही हैगी है। सरकार ने जिन्हें भी यत्न करने से कर ले उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जरा टिकया है खड़ा हैगा। ये बहुत ही रिमार्केबल एक पोजीशन पे लिया के तुसी खड़ा करता है किसान मूवमेंट नो या किसान जी सारी कम्यूनिटी है उन्होंने तुसी एक मुकाम पर लैके खड़ा करता हैगा। अज इस करके भी बहुत जरूरी है कि ये समझना कि भाई किसानों का जो हक तुसी खड़े हुए हो वो इस करके भी बहुत जरूरी है कि अज मैं तुहानू दसना चाहना कि दुनिया विच एक प्रयास चल रहा है कि जिन्ने माड़े मोटे किसान रह गए हैं खेतों में उन्होंने बाहर कढ़िया। मैं ज़्यादा पगड़ियाँ देख के ना पंजाबी च लग गया सीगा, सो आई हैव टू गो बैक टू हिंदी नाउ एंड मे बी किते किते अपनी अंग्रेजी भी बोलनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि बहुत दूर तो किसान आ रहे लगे। आज देश के सामने और दुनिया के सामने एक जो खतरा मंडरा रहा है वो हमें समझना है जी। वो ये समझना है कि दुनिया में अब एक प्रयास चल रहा है कि हम किसानों को खेती से बाहर निकालें। All over the world there is an effort being made that whatever small population of farmers lives in those countries, the rich developed countries, the effort is to push them out of agriculture. तो ये सानू समझना है इस करके क्योंकि एक ऐसी स्टेज से दुनिया आ गई है कि उन्होंने पूरा जिस समय पहले कह रहा हैगा कि किसानों को किस तरह बाहर कर लिया जाए। एक स्टार्ट में तुम करेंगे कि उदाहरण देना चाहना हैगा। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हॉलैंड एक यूरोप का बहुत महत्वपूर्ण देश इसलिए है, छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण देश इसलिए है कि दुनिया का नंबर 2 पोजीशन पे है वो एग्रीकल्चर के निर्यात के ऊपर। छोटा देश है, पंजाब से छोटा है, लेकिन निर्यात उसका दुनिया में नंबर 2 पे है अमेरिका के बाद। उसी के उसको ये मतलब ख्याति प्राप्त करने के बाद भी हॉलैंड में अभी पिछले हाल में 3000 किसानों को खेती से बाहर निकाल दिया गया। 3000 किसान इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारे देश में तो पता ही नहीं चलता 3000 किसान कहाँ है, लेकिन उनके देश में इंपॉर्टेंट इसलिए कि उनके 11000 खेत हैं, सिर्फ 11000 खेत हैं, जबकि उनको ये मालूम है कि नंबर बहुत कम है, फिर भी उन्होंने 3000 किसानों को बाहर निकाल दिया खेती से। और ये भी एश्योर कर दिया कि वो खेती कहीं भी यूरोप में जमीन लेके नहीं कर सकते। ये हॉलैंड की बात नहीं है। अगर हम इंग्लैंड में देखें तो उनका प्रयास है कि 5000 किसानों को खेती से बाहर निकाला जाए। अभी आपने सुना है कि न्यूजीलैंड में गाय के ऊपर टैक्स लग गया है क्योंकि उससे गैसेस रिलीज होती हैं जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए, तो उन्होंने न्यूजीलैंड में गाय के ऊपर टैक्स लगने से अब वहाँ भी खेती से किसान बाहर निकल रहे हैं। ये इस संदर्भ में हो रहा है कि आप ये मत सोचिए कि हम कहते हैं ना नो फार्मर नो फूड, ये इतनी बड़ी मुहिम थी जब किसान आंदोलन हुआ था। नो फार्मर नो फूड की जो बात है वो भी समझते हैं कि ये उनके देश के लिए भी खतरा है जब वो किसानों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो समझते हैं कि हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेटिव है। अब क्या हो रहा है कि यूरोप में एक बहुत बड़े रूप में एक कीड़ों की खेती होनी शुरू हो गई है। ओके, अब बदल जो हम पहले फूड सिक्योरिटी के लिए लड़ा करते थे, आप सबको पता है हमने इतने साल फूड सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल किया है, लेकिन फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, फूड सिक्योरिटी प्रोटीन से आती है। अगर आप प्रोटीन को समझते हैं तो प्रोटीन से आती है और सबसे अच्छा रास्ता प्रोटीन का वो कीड़ों से है। तो अब कीड़ों की खेती पे जोर दिया जा रहा है
और ये किसानों की अब वो कहते हैं जरूरत नहीं है। अब ये हम सब भाइयों को जानना समझना इस बात को कि हमारे देश में ये नहीं कि अभी शुरू हो गया है, लेकिन आस्ते 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 वही रास्ता हम इख्तियार करते जा रहे हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको किसान चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आपको अपना वर्चस्व बचाना है कि नहीं बचाना है, लेकिन दुनिया में ये प्रयास चल रहा है। और आप सोचेंगे कितनी बड़ी खेती कीड़ों की हो सकती है। तो अब मुझे इसका हिंदी में कितना मैं रूपांतर कर सकूं इसका, लेकिन जिसको ट्रिलियंस कीड़े जो आप कहते हैं वो पैदा किए जा रहे हैं एक एक बिल्डिंग में, वर्टिकल उसमें कीड़े पैदा कर रहे हैं, उससे प्रोटीन निकाल के आपके लिए फूड बन रहा है। और ये मत सोचिए कि ये फूड कौन खाएगा, मैं तो कीड़ा नहीं खा सकता, हम सब तो प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि जब ये जो फूड बन रहे हैं अब लोग उसका उस चीज को अब अप्रिशिएट करने लग पड़े हैं। हमारे यहाँ भी ऐसी होगा, एक फिल्म एक्ट्रेस आएगी या कोई क्रिकेटर आएगा, आपको कहेगा कितना स्वाद है, आप सब खाना शुरू कर देंगे। ये दुर्भाग्य है दुनिया का, लेकिन एक स्टेज पर हम आ गए। हमारे देश में भी जिस तरीके से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जिसके तहत सारे देश की यूनिवर्सिटियां या इंस्टीट्यूट उसके अंडर आते हैं, उनकी भी जिस तरीके से ये पिछले कुछ दिनों में हम देखा कि MOU उन्होंने साइन किए हैं इंडस्ट्री के साथ। तो उसको हम जब देखते हैं, अभी हाल में ही 3 MOU साइन हुए हैं, उससे पहले भी कुछ कंपनियों के साथ उन्होंने MOU साइन किए हैं। बायर कंपनी है, सिंजेंटा है, अमेजॉन है, ये सब जो कंपनियां हैं, इसका तात्पर्य एक है कि एग्रीकल्चर रिसर्च भी प्राइवेटाइज हो जाएगी और आपका जो हार्वेस्टिंग तक जो पूरा पैटर्न है वो अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और उसका मतलब यही है, जितना जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा उतना कंट्रोल कॉर्पोरेट का मजबूत होता जाएगा, उतने किसान खेती से बाहर होते जाएंगे। अब ये जो विचित्र सिचुएशन है, तो हमारे देश में भी आने वाले दिनों में हम इसका महसूस करेंगे ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए जो आप लोगों का एक प्रयास है इतने सालों से कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम एक गारंटी उसको दे पाए या उसको गारंटी हम ले पाए सरकार से, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आज किसान खेती छोड़कर बाहर जा रहा है, उसका मतलब सिर्फ एक है कि उसको पास खेती में कुछ उसको ज्यादा उसमें इनकम नहीं मिलती है, तभी वो खेती छोड़ के जा रहा है। मुझे याद है जब 2016 का बजट पेश हुआ था, तो उसमें अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम किसान की इनकम जो है दुगनी कर देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे 5 साल में। तो उस बजट के दौरान मुझे याद है, बजट जब खत्म हुआ तो मैं एक टेलीविजन चैनल पर था, तो मुझे याद है रवीश कुमार जी ने मेरे से पूछा कि देवेंद्र जी, किसान की इनकम है कितनी अभी जो हम डबल कर दें? तो मैंने उनसे कहा था कि इसके लिए सबसे बेस्ट है कि 2 दिन पहले सरकार अपना इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है। इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा हुआ था कि किसान परिवार की औसतन आय 17 राज्यों में, देश में 17 states of India, the average income of a farming family was only 20,000 rupees per year। यानी 17 राज्य, मतलब आधा देश हो गया, आधे देश में किसान परिवार की जो औसतन आय थी वो 20,000 रुपए साल की थी, यानी 1700 रुपए से कम में किसान गुजारा कर रहा था। तो ये इनकम 2016 के उसमें लिखी हुई है इकोनॉमिक सर्वे में, और उससे पता चलता है कि किसान कितनी संकट में है, कितने गंभीर संकट में है। देश में जितने भी सेक्शन सोसाइटी के हैं, सबसे कम इनकम जो है वो किसानों की है, सबसे कम इनकम किसानों की है। आपने बहुत प्रयास किया, आपको टेक्नोलॉजी लाई गई कि सब पैदा कर, पंजाबी में तो एक कहावत थी, रज के बाद दब के खा, वो भी गलत सी, क्योंकि आज आप जितना मर्जी रज के बाद बालो, आप दब के नहीं, मतलब क्या था वो, हाँ, आप दब के बाद रज के खा आप नहीं खा सकते। तो ये हालात जो है देश में और दुनिया में, ये हमें पहले एक मानसिकता हमारी तैयार की गई कि पैदावार बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन पंजाब के किसान जानते ही हैं कि इतनी पैदावार इन्होंने बढ़ाई है। आज 6 क्विंटल जो रकबा है इसका, सॉरी जो पैदावार है धान की, पैडी की, चोने की, वो मुझे लगता है कि दुनिया के टॉप में आती है। आज 6 क्विंटल आपकी पैदावार है, और गेहूं की पैदावार आपकी तकरीबन 5.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आती है पंजाब में।
वो भी जो है वो दुनिया के टॉप में आती है। अगर हम दुनिया के 5 देश देख लें तो पंजाब उनके बीच में आता है, हालांकि देश नहीं है लेकिन उसके बीच में आता है। उस सब कुछ करने के बाद भी आज पंजाब की औसतन जो किसान की आय है वो 25,000 रुपये है। और मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पॉलिसी देश की ये होनी चाहिए कि हम अगले 2 साल में पंजाब के जो किसान हैं उनकी इनकम 25,000 से हम 40,000 कैसे कर दें, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको देखेंगे, आपको फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी का एक आपको झांसा दिया जाएगा कि इससे इनकम बढ़ेगी, आपकी जो आय है वो बढ़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि पैदावार बढ़ने के बाद इनकम बढ़ गई। अमेरिका में ये हाल है, आप सब अमेरिका का उदाहरण लेते हो, लाइन भी लगी होती है। अगर आप सवेरे कहीं वीज़ा लेने चले जाओ तो लंबी लाइन जो लगी होती है अमेरिका के एम्बेसी के बाहर, वो एक आपको बताता है कि सबकी दौड़ जो है उसी तरफ जाने को है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप अमेरिका में देखें तो जो इनकम है किसान की, जो हम सोच के बैठे हैं कि वहाँ का किसान बड़ा संपन्न है, ऐसा नहीं है। जो वहाँ आत्महत्याएं हो रही हैं गाँव में अमेरिका में, वो जो है 3.5 गुना ज्यादा है नेशनल एवरेज से। जो उनका एवरेज है वो 3.5 गुना किसानों या गांव में जो सुसाइड्स हो रही हैं अमेरिका में वो ज्यादा हैं। इसका मतलब साफ है कि खेती इतने संकट में है कि वहां उनको, जैसे हमारे यहाँ की कर्जे के नीचे दबा हुआ किसान है, वहां भी कर्जे के नीचे दबा हुआ किसान है। ये क्या कारण है, मैंने कई बार पूछा है और आप भी इस बात को जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि आप देखिए, अगर मैं ये घड़ी बाजार में लेने जाता हूं तो इसके ऊपर एक दाम लिखा हुआ है, उससे कम पे मुझे नहीं मिलती है। अगर मैं पेन लेने जाता हूं तो पेन के ऊपर भी एक दाम लिखा हुआ है, उससे कम आपको नहीं मिलती है। अगर आप कुछ भी लेने जाओ, आप कपड़े लेने जाओ, दवाइयां लेने जाओ, और आप मोटरसाइकिल लेने जाओ तब भी दाम लिखा हुआ है, और आप कार लेने जाओ तब भी दाम लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको नहीं मिलती। ये क्या कारण है कि सिर्फ खेती के जो पदार्थ हैं उनके ऊपर दाम नहीं होता। ये हमें समझना है, ये बड़ी जो नीति है उसको समझिए कि क्यों जानबूझकर किसानों को छोड़ा गया है कि इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर दाम नहीं होगा, बाकी हर एक चीज पे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे दाम होता है। ये इसलिए है ताकि किसान को वो जितना भी एक्सप्लॉइट कर सके, जितना भी उसको निचोड़ सके, उसके लिए उनका खेती को छोड़ दिया गया है, खेती को छोड़ा गया है। और यही एक कारण है कि आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं हमारे देश में, जो आप देख रहे हैं पूरा प्रयास कर रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। दुनिया में जब ये पहले आए थे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का उनको ये मालूम है कि ये तभी चल पाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हम खेती से लोगों को बाहर निकालेंगे। खेती के 2 ही उपयोग हैं उनके लिए। एक पहला उपयोग तो ये है कि ये सस्ता जो पदार्थ है, ये सस्ता रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्री को मिले, ताकि उनकी प्रॉफिट की मार्जिन जो है वो कम ना हो। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि भाई किसान जो है खेती से निकलेंगे तभी तो शहर में जो है मजदूरों की जो कमी है वो तभी पूरी हो पाएगी। तो प्रयास उनका ये 2 बड़ा साफ रहा है कि दुनिया में लोगों को खेती से निकालकर शहर में लाया जाए, और साथ में मैंने कहा कि रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए जिसके ऊपर सारा इंडस्ट्री जो है टिकी हुई है। तो बेसिकली आपके 2 उपयोग हैं उनको जो नजर आते हैं, और इसी उपयोग के चक्र में हम कहीं फंस गए और हमें ये लगता नहीं है कि भाई हम इसका उपचार कैसे करें। तो मेरा मानना यह है कि दुनिया में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर घड़ी के लिए कीमत उस पर लिखी हुई है, आपके टमाटर पे, गेहूं पे, किसी पे भी लिखी हुई है, उसको कीमत देने का एक तरीका, या जिसको प्राइस टैग कहते हैं, उसका एक ही तरीका है जो भारत में इतने सालों से चलता आ रहा है, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य। न्यूनतम मूल्य का तभी फायदा है अगर आप इसको कानूनी अधिकार दे दें। जब कानूनी अधिकार देंगे तो इसका मतलब है कि जैसे 23 फसलें हैं जिसके ऊपर सरकार हर साल मूल्य देती है, न्यूनतम मूल्य देती है, उसको कानूनी अधिकार कर दें, आप वचनबद्ध कर दें लोगों को कि उसके नीचे खरीद नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं कि 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा, कोई कहता है 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि हम ये चाहते हैं कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे कोई नहीं खरीदेगा। लोग डराते हैं कि ये ट्रेडर्स जो हैं, ये जो आरटीए हैं, अगर ये बंद कर दे, ना लें तो क्या होगा। इस देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरा मानना है कोई बंद कर दे, आज लाइन लगी हुई है कि उसका जॉब लेने के लिए। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि आपको डराया जाता है कि ये आरटीए बंद कर देंगे तो देश में नहीं होगा। तो तब होता है, ये जो खतरा तब आता है जब पंजाब ने कह दिया कि हम
गेहूं का दाम उसके नीचे नहीं अगर बेचेंगे तो कहते हैं ठीक है कि आप यहाँ से ना करो, हम हरियाणा से ले आएंगे, हम राजस्थान से ले आएंगे। जब सारे देश में ये एक बना दिया जाए कि भाई इसके नीचे ये ऑब्लिगेशन जो है कि सबको ये माननी है कि इसके नीचे हम खरीद नहीं करेंगे, तो कोई चारा नहीं है, वो पाकिस्तान जाके तो नहीं ला सकता, आप जानते हैं, या बाहर से नहीं ला सकता। मुझे लगता है कि ये एक पहला हमें एक जो रिफॉर्म जो एग्रीकल्चर में चाहिए, खेती में चाहिए, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और ये जो आप लोगों ने इतना प्रयास किया है, घबराइए नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं जा रहा है। इसमें खर्चा अभी तो प्रोफेसर प्रकाश बैठे हैं यहाँ पर, हमारा अपना सोचना है कि 1 और 2 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सारे एरियाज को सब क्रॉप्स के ऊपर हम देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। और इसका 1-2 लाख करोड़ रुपए का भी जो अगर आप ये भी कह रहे हैं सरकार मान भी ले, तब भी आप देखोगे मीडिया पे हल्ला गुल्ला होगा, अरे ये 2 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, अरे ये 1 लाख करोड़ कहाँ से आएगा। अभी आप देखो एम्प्लॉइज को 7वां वेतन आयोग मिलता है, एम्प्लॉइज ने अभी लिख दिया है सरकार को कि आपकी जीएसटी से कलेक्शन ज्यादा हो रही है, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो अब हमारे लिए आप 8वां वेतन आयोग लेके आए। उन्होंने नहीं बोला कितना इसका खर्चा होगा, ये आप और मैं ही घबराते हैं कि साहब किसानों के लिए इतना खर्चा होगा, और एम्प्लॉइज के लिए 7वां वेतन आयोग में 4,50,000 करोड़ से लेके 4,80,000 करोड़ रुपए के बीच में एडिशनल खर्चा हुआ है हर साल। 4.5 लाख करोड़ रुपए एम्प्लॉइज के लिए, जो कि 4 या 5% है देश के, उनके लिए इतना खर्चा हुआ। ना आपने सवाल पूछा, ना मैंने कभी सवाल पूछा कि ये 4.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, किसी ने नहीं सवाल पूछा, क्योंकि सवाल पूछने वाले तो बेनिफिशियरी थे, वो तो उसके लाभ उनको ही मिल रहा था, तो सवाल किसने पूछा ही नहीं, ना हमारे किसान भाइयों ने पूछा। किसान भाइयों, एक बात तो आपकी भी कहीं गलती है, जब आप अपनी बात करते हैं तो आप अपना जो बाकी सोसाइटी के हिस्से हैं उनकी बात नहीं करते, आप उनसे मुकाबला नहीं करते, उनके बारे में नहीं बताते कि साहब उनको कैसे पैदा किया है जो हमारे को नहीं दिया जा रहा या हमसे एक अन्याय किया जा रहा है। अगर आपने भी 8वें वेतन आयोग पे ये 7वें वेतन आयोग पे ये बात उठाई होती कि साहब ये 4.5 लाख करोड़ कहाँ से आए, तो देश उस पर चिंता करता, लेकिन आप चुप रहे, आप चुप रहे। और रिजल्ट ये कि किसी को भी नहीं पता कि 4.5 लाख करोड़ रुपए हम इतने सालों से एडिशनल देते आ रहे हैं, और किसी ने फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं की कि वित्तीय घाटा हो जाएगा या देश की इकोनॉमी में इसका असर पड़ेगा। एम्प्लॉइज को हमारे देश में 108 अलाउंस मिलते हैं, 108 अलाउंस। आप कभी समझिए, कभी किसान की एमएसपी में कभी आपने देखा कि उन्होंने कभी जोड़ा हो कि हाउसिंग रेंट भी हो, या उसके अंदर बच्चों की एजुकेशन का अलाउंस भी हो, या आपकी हेल्थ का अलाउंस भी हो, लेकिन एम्प्लॉइज को तो 108 अलाउंस मिलते हैं। और यूपी की जो पुलिस है, कांस्टेबलरी है, उसको तो मूंछों की तौ देने के लिए भी 37 रुपए या 35 रुपए का एक अलाउंस मिलता है। मेरा तो मानना कि किसानों की मूंछें तो ज्यादा होती हैं या ज्यादा तकलीफ होती हैं, आपकी मूंछों के लिए तो कभी किसी ने अलाउंस नहीं दिया। मैं कहना ये चाहता हूं कि भाई हम लोगों ने कभी इसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की। रिजल्ट ये है कि एक तबका तो लेता जा रहा सरकार से। वो लिटरली जो हम पंजाबी में कहते हैं ना, वो सरकार का ज्वाई है, वो ज्वाई है, उसको मिलता जा रहा है। और आप लोग जो बैठे हैं वो इसलिए नहीं उसको अपने अधिकार को रख पाए क्योंकि आपने कभी उसका एनालिसिस नहीं किया कि भाई उनको कितना गया, हमें कितना गया। मेरा ये कहना है कि जब उस समय जब 7वां वेतन आयोग आया था, तब इंडस्ट्री ने कहा था कि इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए ये बूस्टर डोज होगा, क्योंकि ये लोग पैसा खर्चेंगे मार्केट में, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से आप जानते हैं कि इकोनॉमिक डील्स दौड़ते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर 50% पॉपुलेशन जो खेती से जुड़ी हुई है, इनकी जब इनकम बढ़ती है एमएसपी से, इनकी इनकम जब बढ़ती है एमएसपी से, तो वो जो कह रहे हैं ना, पहले एम्प्लॉइज की बूस्टर डोज हुई थी, आप लोग तो उसको तो रॉकेट डोज कर दोगे, क्योंकि आपके पास जो पैसा आएगा आप भी तो बाजार में खर्चोगे। बाजार में खर्चने से डिमांड, रूरल डिमांड बढ़ेगी, रूरल डिमांड बढ़ेगी तो गांव की पहले प्रगति होगी, सब रूरल एरियाज की होगी, फिर देश की इकोनॉमी जो है उसी तरीके से बूस्ट होगी। तो ये रॉकेट डोज होगी देश की इकोनॉमी के लिए। बहुत लोग डराते हैं आपको, लेकिन आप उस डरोगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप ये खड़े होकर बोल सकें कि सब हम देश की इकोनॉमी जो है रॉकेट डोज पे हम चलाएंगे, मेरा ये मानना है कि जिस दिन एमएसपी होगी भारत में कानूनी अधिकार, आप देखेंगे इंप्लीमेंट होगी, तो आप देखेंगे कि हमारी जीडीपी जो है ना, वो हम 5 और 7 और 8% के बीच में कभी ना कभी चर्चा करते रहते हैं कि इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। आप एक पहले ही झटके में उसको डबल डिजिट में लेके चले जाओगे।
समझना है। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर हम ये बात बोलेंगे नहीं तो कौन सुनेगा आपकी बात? आप बोलते नहीं है। आप अपने गांव में भी बैठे हैं तो मेरा मानना है कि चलो वहां मीडिया नहीं है, आज तो हर आदमी के हाथ में मीडिया है, आपके हर हाथ में, हर एक के हाथ में मीडिया है। आप फालतू के गाने सुनते हो, वीडियोस देखते हो, कम से कम अगर आप ये भी बातें अपने शेयर करना शुरू कर दो तो एक बहुत बड़े समुदाय को ये मैसेज मिलता है। और ये आपको करने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई और आएगा जो आपका काम करेगा, ये काम भी आपको ही करना है। मुझे याद है किसान नेता ने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मीडिया आपकी बात नहीं कर रहा है तो आप खुद मीडिया बन जाइए। बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, खुद मीडिया बन जाइए, आपके चौपाल पर आप बैठे हैं, बात करिए, ये सब चीजें चर्चा में आनी चाहिए। अब तो सोशल मीडिया आपके हाथ में है, अब तो नहीं आप कह सकते कि भाई हमारे को मीडिया हमसे बात नहीं करता है। मीडिया आपकी बात लेके जाएगा, आप खुद लेके जाओ, जरूरत भी नहीं है आपको उस मीडिया की। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो एक क्रिसिल करके एक बॉडी है, इंटरनेशनल रेटिंग करती है। क्रिसिल का एक अध्ययन आया, पता नहीं कैसे आ गया। उनका कहना है कि अगर हम एमएसपी कानूनी अधिकार कर देते हैं, यानी वो 23 फसलों की बात कर रहे हैं, उन्होंने उसमें कुछ ऐसी फसलों का नहीं जिक्र किया जिसमें बहुत कम मात्रा में परचेज होती है। उन्होंने कहा कि 18 फसलों पर अगर हम ये करते हैं तो तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है साल। मैं अभी जो मैंने आपसे कहा था एक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं जिसमें मेरे साथ डॉक्टर प्रकाश हैं, रमन मान है, हम लोग एक अध्ययन करके आपको दे देंगे। कोशिश करेंगे कि अगले महीने के 15 अगस्त तक, आज़ादी के दिन तक मैं आपको वो रिपोर्ट दे दूं, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे ये सारा जो एमएसपी का है ताना बाना, इसको हम कैसे एक सुनिश्चित कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, कितने लाखों करोड़ों लोगों को वो मिल पाएगा, करोड़ों लोगों को मिल पाएगा। मेरा मतलब कहना है कि ये एक जो फाउंडेशन है या आपके उसको हम आपको एक रिपोर्ट पेश करेंगे ताकि वो आप सबको भी समझ आए। लेकिन मेरा फिर आपसे आग्रह ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई और लड़ाई लड़ेगा। आपने तो लड़ाई करके दिखा दी दुनिया को कि जब दुनिया में कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ तो आपने खुद ही लड़ाई लड़ी 2 मोर्चों पे बैठ के, 3 मोर्चों पे बैठ के दिल्ली के आसपास, और आपने देखा कि सरकार को मजबूरन वो बिल जो है वापस करने पड़े। लेकिन ये मत सोचिए कि बिल वापस हो गए, बिल किसी ना किसी रूप से वापस आ गए, क्योंकि सरकारों की और कॉर्पोरेट्स की जो कंट्रोल है वो आपके ऊपर वो ला देंगे वो बिल। अभी मैंने आपसे कहा कि ICAR जो काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने क्या किया है। अभी आप देखेंगे कि ये जो आप लोग कहते ही आए हैं कि अंबानी और अदानी ने क्या किया है, वो आगे बढ़ता जाएगा, कंट्रोल आपके ऊपर आस्ते आस्ते और भी सख्त होता जाएगा। लेकिन इस सब का उपचार जो है वो MSP गारंटी से टिका हुआ। जिस दिन हमारे किसान को ये अश्योर हो जाए कि मैं टमाटर लगाऊंगा, मेहनत करूंगा और जब 3 महीने बाद फसल आएगी तो मुझे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे लगता है कि वो उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत जरूरी है आज हमें खेती में लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज का जो पूरे दिन की हमारी चर्चा होगी उसमें हम इस बात के अलग अलग पहलू निकालेंगे। और ये भी मत घबराइए, बोला जाता है कि साहब WTO जो है उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम तो WTO की लड़ाई तब से करते आ रहे हैं जब WTO पैदा नहीं हुआ था या बना नहीं था, और हमने ये देखा है कि किस तरीके से नीतियां बनाई गई हैं कि एक जो इंडस्ट्री, जो दुनिया की इंडस्ट्री है, उसको किस तरीके से बेनिफिट हो। वो बेनिफिट जो है आज तक जो हो रहा है उसमें जो भी उसके रास्ते हैं जिसमें सब्सिडीज हैं, मार्केट एक्सेस है, ये सब जो बातें हैं, ये हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं। और आपको भी हम ये अगर समय होगा तो बता पाएंगे कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी बहुत से वेपन्स भी हैं इसको लड़ने के लिए, क्योंकि जो हमें बताया जाता है वो अमीर देश नहीं करते। तो हमें डरना नहीं है, हमें उनको बताना है खड़े होके साथ ये आपने नहीं किया। ये जैसे कि अगर आप अमेरिका और कनाडा के जो उनके सब्सिडीज मिलती हैं या जो उनके टैरिफ लगते हैं हमारे देश में, अगर आप उनको कंपेयर करो उनके देश में क्या होता है तो आपको हैरानगी होगी। इवन प्रोडक्ट लाइक मिल्क, जो दूध है, उसके ऊपर भी वो जो सब्सिडी देते हैं वो तकरीबन, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 200 गुना
वो ज़्यादा उसके वो जितना उनको अलाउड है उससे ज़्यादा वो देते हैं। जैसे कि भारत के लिए 10% का एक प्रोटेक्शन है कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, जो कि अमेरिका कह रहा है कि धान और गेहूं में हमने ऑलरेडी 70 और 80% उसको एक्सीड कर लिया है, लेकिन ये घबराइए नहीं, उनका 5% का है और वो 5% से जितने उनके एक्सपोर्ट्स होते हैं उनकी अगर लिस्ट देखें, मैंने कहीं छापी भी थी वो अपने आर्टिकल में, कि उसमें देखिए आप कितना उन्होंने उसको ब्रेक किया है या उससे एक्सीड किया है। तो हमें डरना नहीं है, हमें काम ये करना है कि हम उसी भाषा में उनको जवाब दे पाए, उसी भाषा में जवाब दे पाए कि भाई साहब आपने तो हमें ये कहा था, आप अपना रिकॉर्ड देखिए। वो तभी हो सकता है कि हम सब इस बात को महसूस करें कि आप और मेरा सबका ये दायित्व है कि हम इस बात को कैसे लोगों में उनको एक इंफॉर्मेशन जो पहुंचे वो कैसे पहुंचे। मेरा ये मानना है और आप भी इस बात पे सहमत होंगे कि इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर आपकी ताकत है तो वो इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक आती है और आप उसका फैलाव करते हैं सोसाइटी में, तो उसका एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एक नैरेटिव जो देश का होता है उसको बदलने में उसकी बहुत बड़ी योगदान होता है। तो ये एमएसपी की जो हम बात कर रहे थे, अब आप सोचेंगे कि साहब ये भारत में ही एमएसपी की बात हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले 3-4 महीने अगर आप देखा हो साल के शुरुआत में, तो यूरोप के 24 देश, 27 में से 24 देशों में किसानों ने प्रदर्शन किया था। उस किसान प्रदर्शन के बाद उसमें भी ये देखा गया कि किसान किस लिए लड़ रहे थे वहां पर, वो इसलिए लड़ रहे थे कि उनको एक सुनिश्चित दाम नहीं मिलता। हमारे देश में हम एमएसपी कहते हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखो तो वो हमारे एमएसपी जैसी है। उसमें सोशल भी फैक्टर्स हैं, उसमें प्रॉफिट के भी फैक्टर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये अनिवार्य करें। एक संगठन है वहां पर फ्रांस में, कन्फेडरेशन ऑफ पीजेंट्स का, उस संगठन ने अपने राष्ट्रपति को जब वो मिले तो उन्होंने एक एमओयू उनको पेश किया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मैंने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे एमएसपी से बिल्कुल उसी के रास्ते पे है। उन्होंने कहा कि इसको गारंटी किया जाए। ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूरोप में भी अब ये गारंटीड कीमत की बात हो रही है, और यूरोप ही नहीं, अमेरिका में वो उसको चाहे वो इंटरवेंशन प्राइस कहें, चाहे वो और भी उसका नाम हो, इनकम पैरिटी की लड़ाई जो है वहां भी हुई थी अमेरिका में। इनकम पैरिटी मतलब है जो हमारे देश में आज आप किसान भाई सब उसमें लड़ाई में सम्मिलित हैं। आप कह रहे हैं कि गारंटीड प्राइस के लिए एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया जाए। तो अमेरिका में तो 1979 अब तो बहुत साल हो गए, वहां पर भी एक इनकम पैरिटी, उनकी इनकम पैरिटी और हमारा गारंटीड प्राइस एक ही चीज है। इनकम पैरिटी के लिए वहां भी हजारों ट्रैक्टर वॉशिंगटन डीसी यानी राजधानी में आए थे, और वहां भी वो कई महीने, कई हफ्ते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय के राष्ट्रपति इस बात को नहीं कर पाए, क्योंकि हालांकि वो किसान थे, जिमी कार्टर साहब किसान थे, लेकिन इतना इंडस्ट्री का दबाव था वो नहीं कर पाए। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि हमारा जो भारत में हमें कोई इतना डरने की जरूरत नहीं है। वहां तो किसानों का नंबर कम है, वहां पर तो मात्र 1.5% किसान रह गए हैं खेती में। हमारे पास देश में तकरीबन 50% किसान तो हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उसमें। तो आपका जो आवाज है वो ज्यादा बुलंद होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आप 50% देश की जो जनसंख्या है, अगर वो किसी भी चीज के लिए खड़ी हो सकती है, तो आप देश का नक्शा या रास्ता बदल सकते हैं। जाते जाते एक बात मैं आपसे कहूंगा कि अब समय आ गया है कि हमने बहुत लड़ाई लड़ रही नॉन पॉलिटिकल का, और हमने की है वो अच्छी हमारी सोच थी जिसके तहत हमने सब किया है। पर मेरा ये मानना है, मैं आप सबसे माफी भी चाहूंगा ये बात कहने के लिए, या पता नहीं कितना सपोर्ट कर पाऊंगा, कि अब समय आ गया है कि किसान को भी राजनीति में आना चाहिए। और ये तो हो गया कि हम नॉन पॉलिटिकल में, कोई नॉन पॉलिटिकल नहीं होता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इतने सालों से देखते हुए। अब आपको ओपनली जिसको कहते हैं राजनीति में आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज की सरकार या पिछली सरकार देख लो तो वो 30-40% वोट शेयर होता होगा, और आपका तो 50% तो सीधा ही है। आप 50% सीधा, और आप इनके सामने बैठे होते कटोरा लेके कि साहब हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। आपको तो सरकार बनानी चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। और मैंने हर जगह कहा है, अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक ट्रैक्टर वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने पे विश्वास नहीं है।
आप सोचते होंगे कि साहब ये तो उनका काम है, बड़े बुद्धिजीवी हैं जो सरकार बनाते हैं चलाते हैं। अरे सर कुछ नहीं है। आप भी जिस दिन संभाल लोगे ये मोर्चा तो मेरे से लिखवा लीजिए, अगर आप 2029 के लिए कोई लड़ाई ये शुरू कर दो कि किसानों की सरकार होनी चाहिए, मेरा दावा है कि हम किसान की सरकार बना सकते हैं। और जब तक हम इनके सिर पे बैठते रहेंगे, इनके आगे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, लाठियां खाएंगे, गोलियां खाएंगे, आंसू गैस खाएंगे, क्यों हम करें? क्यों ना ये करें? अब मेरे से पूछा गया एक सवाल कि साहब ये किसान क्यों हर दूसरे दिन सड़क के आसपास कहीं बैठा होता है, कभी ट्रेन ब्लॉक करके बैठा होता है, ये क्यों होता है? मेरा जवाब था कि आप ये बताइए, कभी आपने सुना कि कॉर्पोरेट जंतर मंतर पर बैठे हों अपना कर्जा माफ कराने के लिए? कोई कंपनी का मालिक आपने नहीं देखा कि आके जंतर मंतर पर बैठा अपना कर्जा माफ करने के लिए, फिर भी उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए। आपको तो 10-10 रुपए के लिए भी लड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं आप इधर बैठे हैं, कभी उधर बैठे हैं, कभी उधर बैठे हैं, सारे देश में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपकी सरकार में आप अपने को ये प्यार करिए कि अब समय आ गया है कि हमें और तब आप एमएसपी को भी कानूनी अधिकार होगा। और एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब एग्रीकल्चर में जो है कोई चमत्कार नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर डिक्लाइन पे है, ये भी हम बात सुनते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, 48 लाख करोड़ रुपए का, कल आप देखेंगे बजट आएगा, 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है जिसमें से किसानों को 3% से भी कम मिलता है, किसानों को 3% से कम मिलता है। और फिर आप सोचते हैं कि चमत्कार हो जाए, वो कैसे हो सकता है? मेरा मानना है कि आधा बजट, क्योंकि आधी जनसंख्या किसानों की है, आधा बजट एग्रीकल्चर को जाना चाहिए, यानी 24 लाख करोड़ रुपया आपके पास जाना चाहिए। अब आप पूछोगे कि साहब ये कहां हुआ है, ये कैसे हो पाएगा, कभी हुआ कि नहीं हुआ? पहले मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब वाजपेयी साहब की सरकार बनी पहली बार, ये 1996 की बात है सर, तो उसके दूसरे दिन उन्होंने एक बैठक बुलाई कुछ इकोनॉमिस्ट की। उसमें चर्चा का विषय यह था कि हम कैसी नीतियां लाएं जिससे हमें 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी फेस ना करनी पड़े। यानी हमें, जैसे आजकल होता ही है कि इलेक्शन के बाद दूसरी पार्टी आ जाती है, तो उनका यह था कि ऐसी नीतियां हों जो लोग हमें ही बैकअप करें। मुझे याद है उस मीटिंग में हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे वो बोल रहे थे, 5-6 इकोनॉमिस्ट थे, वो ये बोल रहे थे साहब फिस्कल डेफिसिट कम करो, वित्तीय घाटा कम करो, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करो, ये सब बातें जो इकोनॉमिक जो हालात है। तो मेरे से ये सवाल पूछा गया कि शफा साहब आप भी बताओ। मैंने कहा ये इतने अच्छे सुझाव तो आगे हैं, मैं इसमें क्या ऐड करूं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको इनको सुनने के लिए नहीं बुलाया, हम आपको सुनना चाहते हैं कि आपने क्या कहना है। मैंने कहा सर उस जमाने में 60% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो किसानों की थी। मैंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपको वाकई ही एंटी इनकम्बेंसी चाहिए, ऐसी नीतियां जो वो ना लाएं, दोबारा सरकार बदले ना, तो क्यों नहीं हम 60% बजट जो है वो 60% पॉपुलेशन को देते हैं। जब मैंने ये कहा तो मेरे पे एक रिएक्शन हुआ, नहीं साहब इससे इकोनॉमी हमारी ध्वस्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सुन ही सकते हैं, मान से आपको समझ आ गया होगा। लेकिन मैं अपनी बात पे अडिग रहा। मैंने कहा कि यही एक रास्ता है कि आप 60% बजट जो है वो 60% जनसंख्या को दीजिए जो कि खेती से जुड़ी है। बातचीत खत्म होगी, मीटिंग खत्म होगी, पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस मीटिंग का वो लीड कर रहे थे। तो उस मीटिंग के बाद अगले दिन उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी होगी। तो उस रिपोर्ट के बाद मुझे अगले दिन प्रधानमंत्री के कार्यालय से फोन आया और मुझे बोला गया कि साहब आपने कल ये कहा था, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे से बात की, कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उनके 2-3-4 सवाल थे, मैंने उसकी स्पष्टी जो चाहते थे दिया। और आपको हैरानगी होगी, उसके 2 दिन के बाद सरकार ने ऐलान किया कि हम 60% बजट 60% पॉपुलेशन को देंगे। ये हुआ था 1996 में। देश अब भूल चुका, क्योंकि वो दुर्भाग्य ही हुआ कि 13 दिन के बाद वो सरकार देगी। 13 दिन के बाद सरकार देती, पर वो भी एनडीए सरकार थी, आज भी एनडीए सरकार है। मुझे लगता है कि जो वाजपेयी साहब का अधूरा काम रह गया था, रिफॉर्म जो रह गया था, उसको अब इनको आगे लेके जाएंगे। वो तभी लेके चलेंगे जब आप खड़े होंगे और आप बोलेंगे। अगर आप ये डिमांड करोगे कि 50% बजट जो है यानी 24 लाख करोड़ रुपया आपके उसमें आना चाहिए, क्षेत्र में आना चाहिए, एग्रीकल्चर के ऊपर आना चाहिए, तो सरकारें अलर्ट होंगी, खड़ी होंगी, समझेंगी कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो मैं कह रहा हूं कि पहले भी हो चुका है, अब भी ये हो सकता है, लेकिन आपका जो आवाज है उस टाइम किसी की आवाज नहीं आई थी।
उसमें अकेला ही आदमी था जो लड़ रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि आज हम सारे इतने जुड़ गए हैं कि हमें सबको चाहिए इस बात का, हम कल बजट आएगी, आप भी उसके बजट के जब एनालिसिस आएगा, जो भी आएगा, आप बोलिए कि साहब हमें भी 50% मिलना चाहिए, घबराइए नहीं, ये हो चुका है और ये होना भी चाहिए। और उस 50% के ऊपर एक और बात है कि भी एकदम आपको झटका लगता है देश को कि अगर हम 24 लाख करोड़ रुपए कल के बजट में ही आपको मिल जाए, उसमें से 28 लाख करोड़ रुपए। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि साहब 10% दीजिए, 3% जो मिलता है अभी आपको, उसको 10% करिए, फिर अगले साल 10% करिए। आप हमें एग्रीकल्चर को 5 साल दे दीजिए, एग्रीकल्चर को 5 साल दे दीजिए, इतना बजट हमारा दे दीजिए, आप देखेंगे कि सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा साहब। तो ये रास्ता जो है हमें अपना समझ के चलना है, ना कि हमें डरना है कि साहब ये इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं। आप डरो नहीं, आप सब इकोनॉमिस्ट हो, आप सब इकोनॉमिस्ट हो, इस बात को समझते हो। अगर आप उस बात को रखेंगे तो आपके लिए गारंटीड प्राइस तो एक पहला स्टेप होगा, दूसरा बजट आधा आपको मिले। आप देखिए खेती का जो खुशहाली है वो इसी के अंदर लिखी हुई है। तो भाइयों, किसान भाइयों और बहनों, मुझे ये लगता है कि आज हम जो मिले हैं बहुत महत्वपूर्ण टाइम पे और स्टेज पर मिले हैं, और अगर हम इन चीजों को अपना गौर करें, उसको देखें, तो मुझे लगता है कि आप एक नया रास्ता सिर्फ भारत को ही नहीं दुनिया को दिखा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वहां भी एमएसपी को लाने की किसी और रूप में हो, कोई और नाम हो, लेकिन वो लाने की चेष्टा हो रही है। सो सोल्यूशन तो आपके पास है, भारत करेगा, दुनिया करेगी, तो विश्व गुरु तो आप हुए। तो विश्व गुरु का असली रास्ता अगर आप दिखा पाए तो मुझे लगता है कि दुनिया आपका बहुत ही धन्यवादी रहेगी, बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। और आप सब कुछ इसके साथ ही कहते हैं ना, पंजाबी तो नारा लगाते ही है, पर बाकी सब जो देश के आए हैं, आप ये मान के चलिए कि आप जो आज कर रहे हैं वो सारे समाज या सोसाइटी या दुनिया उसके लिए बड़े आंखें गड़ा के आप सबको देख रहे हैं कि आप कहाँ तक सफल होते हैं, और आप सफल हुए तो दुनिया का किसान भी सफल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल, थैंक यू।